हेलो स्टूडेंट्स, अभी कॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर 8 पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके बारे में सुनिए। भारतीय जीवन बीमा निगम उद्योगों में पूंजी लगाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। इस निगम का मुख्य कार्य जीवन बीमा करना है। इस निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर तथा भोपाल में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके 109 मंडल कार्यालय तथा 2048 शाखा कार्यालय पटना है। यह निगम विदेशों में भी व्यवसाय करता है। इस निगम के शाखा कार्यालय मॉरिशस, फिजी तथा ब्रिटेन में भी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के रूप में जो धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है उसे वह बीमा धारकों के हित में विनियोग कर ब्याज व लाभ कमाता है। विगत वर्षों से यह निगम उद्योगों को ऋण देने का भी कार्य करने लगा है, जिसके द्वारा इसे औद्योगिक वित्त की एक संस्था माना जाने लगा है। यह निगम अपने साधनों का एक भाग निगम क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए प्रयुक्त करता है अथवा बाजार से औद्योगिक प्रतिभूतियां, अंश एवं ऋण पत्र प्राप्त करता है। भारी मात्रा में राशियां उपलब्ध रहने के कारण यह संस्थान स्टॉक एक्सचेंज में सशक्त कार्यभाग अदा करता है। वर्ष 2000 से 2001 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 10,867.2 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत तथा 7,095 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। वर्ष 2009-10 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 63,006.9 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया, जबकि वास्तविक वितरण 53,149.3 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह वर्ष 2010-11 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 43,897.5 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया, जबकि इसके द्वारा 38,993.8 करोड़ रुपए का ऋण वास्तव में वितरित किया गया। नंबर 9 आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि GIC। इसको बोलेंगे भारतीय साधारण बीमा निगम। इसमें सुनिए, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 22 नवंबर 1972 यानी 1972 को हुई। यह निगम 4 कंपनियों में बटा है: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन कंपनियों के मुख्यालय क्रमशः कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और तथा चेन्नई में हैं। साधारण बीमा निगम की यह चारों कंपनियां आपस में प्रतियोगिता करती हुई व्यवसाय करती हैं। 1973 में 4 साधारण बीमा कंपनियों के कार्यालयों की संख्या 799 थी, जो 31 मार्च 2000 तक बढ़कर 4,166 हो गई। घरेलू बाजार के अलावा साधारण बीमा कंपनियां अपनी शाखाओं प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 देशों में व्यवसाय कर रही हैं। इसके साथ ही 14 देशों में अपनी सहायक तथा सह कंपनियों के माध्यम से कार्य कर रही हैं। साधारण बीमा निगम ने 1 अप्रैल 2003 से पुनर्बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। पुनर्बीमाकर्ता के रूप में GIC सार्वजनिक क्षेत्र की 4 कंपनियों तथा निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं। नंबर 10 अभी इसी में ही है। साधारण बीमा निगम विगत वर्षों से दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने लगा है। साधारण बीमा निगम ने वर्ष 1991 से 92 में 695.5 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया, जबकि 280.1 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। वर्ष 2001-2 में निगम ने 1,492 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया, जबकि 1,348.1 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। वर्ष 2010-11 में साधारण बीमा निगम ने कुल 1,237.3 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत तथा वितरित किया। नंबर 10 आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अथवा भारतीय इकाई न्याय की स्थापना 1 जुलाई 1964 को 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई। यह पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम तथा अनुसूचित एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई थी। इन न्याय की स्थापना की
प्रमुख उद्देश्य थे। जनता की बचत को एकत्र करना, छोटे छोटे विनियोजकों को यूनिट बेचकर बचत एकत्र कर पूंजी में वृद्धि करना, इस बचत को उद्योगों में विनियोजित करना। यूटीआई अपने एकत्रित धन को नई कंपनियों के अंशों में या पुरानी कंपनियों के अंशों में लगा देता है। यूटीआई ऋण पत्रों को भी खरीद सकता है तथा सरकारी प्रतिभूतियों में धन का विनियोग कर सकता है। 2 अप्रैल 1994 से यूटीआई द्वारा यूटीआई बैंक लिमिटेड नाम से एक बैंक की स्थापना की गई है, जिसकी अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए है तथा उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। 31 मार्च 2002 तक न्याय के इकाई धारकों की कुल संख्या 250 लाख थी तथा इन इकाइयों की कुल राशि 81,034 करोड़ रुपए थी। इकाइयों के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ यूनिट्स। न्यास की इकाइयों के स्पष्टतः 4 लाभ हैं। वे हैं, इन इकाइयों में विनियोग सुरक्षित है क्योंकि इनका जोखिम बहुत सी प्रतिभूतियों पर फैला दिया जाता है। कुछ तो ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिन पर स्थिर आय प्राप्त होती है और अन्य ऐसी है जिन पर परिवर्ती आय प्राप्त है। इकाईधारियों को लगातार और अच्छी आय प्राप्त होगी। इस न्यास की 90% आय का वितरण किया जाएगा और न्यास 6% आय उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इकाई न्यास से प्राप्त लाभांश रूपी आय पर विभिन्न भिन्न वर्गों को कर रियायतें प्राप्त हैं। इकाइयों की तरलता बहुत अधिक है क्योंकि नियोक्ता जब चाहे उनके बदले नकदी ले सकता है। किसी भी समय क्रय की गई इकाई या न्यास द्वारा निश्चित मूल्य पर बेची जा सकती हैं। जुलाई 1964 से इकाई न्यास द्वारा इकाइयों का विक्रय भारतीय पूंजी बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। सैद्धांतिक दृष्टि से न्यास का कार्य सराहनीय है क्योंकि इस प्रकार समाज की बचत को गतिमान करके व्यापार एवं उद्योग में विनियोग किया जा सकता है। चूंकि न्यास राजकीय क्षेत्र का ऊधम है, इसलिए सामान्य जनता का इसमें काफी विश्वास है। इसके अतिरिक्त इसे सरकार से बहुत सी कर रियायतें प्राप्त हुई हैं। न केवल इसमें पूंजी सुरक्षित ही है बल्कि इकाईधारी जब भी चाहे न्यास से इसके बदले में नकदी प्राप्त कर सकता है। साथ ही यह बात भी बड़ी उत्साहवर्धक है कि निम्न तथा मध्यम आय वर्गों ने इसे काफी योगदान किया है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई इकाई योजना उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर चलाई गई हो। इसके अतिरिक्त इसमें विनियोग सुरक्षित है और इसमें लगातार आय प्राप्त होगी। फिर इसमें लगाई गई राशि तरल है क्योंकि इसको जब चाहे नकदी में बदला जा सकता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट बैंकिंग एंड कॉमर्शियल बैंकिंग। इसमें सुनिए, यानी कि विकास बैंकिंग एवं वाणिज्य बैंकिंग में अंतर। तो पहला पॉइंट आता है इसमें स्थापना। विकास बैंकों की स्थापना अंतराल पूर्वकों के रूप में की गई है। जब औद्योगिक संस्थानों से वित्त के सामान्य स्रोतों से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, तब विकास बैंक अंतराल पूर्वकों के रूप में कार्य करते हैं और विकास वित्त उपलब्ध कराते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से बचतों को संग्रह कर उसे लाभपूर्ण विनियोजन हेतु की गई है। नंबर 2, ऋण की प्रकृति। विकास बैंक औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। नंबर 3, ऋण का उद्देश्य। विकास बैंक स्थिर परिसंपत्तियों में वास्तविक विनियोग हेतु वित्त उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक बैंक स्थिर परिसंपत्तियों में वास्तविक विनियोग हेतु वित्त उपलब्ध कराते हैं। नंबर 4, वित्त के स्रोत। विकास बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं, अतः उन्हें अधिकांश वित्त सरकार, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। इनका बचतों के एकत्रीकरण से कोई संबंध नहीं होता। जबकि वाणिज्यिक बैंक के वित्त का प्रमुख स्रोत बचते हैं, जिन्हें एकत्र कर ये उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। नंबर 5, वित्त प्रबंधन की विधि। विकास बैंक कंपनियों से अंश खरीदकर अंशों से ऋण पत्रों के अभिगोपन द्वारा वित्तीय व्यवस्था करती हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक ऋण देने वाले को ऋण की पूरी राशि नकद में नहीं देते, बल्कि उसे वे ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार बैंक से रुपए निकालने का अधिकार
दे देते हैं। नंबर 6 आता है कौशल निर्माण। विकास बैंक कौशल निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक इस तरह के कार्य नहीं करते। नंबर 7 तकनीकी सहायता। विकास बैंक उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं वित्तीय परामर्श देते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक भी औद्योगिक परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं, परंतु इनका क्षेत्र व दृष्टिकोण संकुचित है। नंबर 8 आता है उद्यमशीलता का विकास। विकास बैंक उद्यमशीलता के सृजन एवं प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक यह कार्य नहीं करते। नंबर 9 आता है सामाजिक लाभ, यानी विकास बैंकों का दृष्टिकोण विकासपरक होता है, अतः इनकी स्थापना लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं बल्कि देश के औद्योगिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक के रूप में की गई है, जबकि वाणिज्यिक बैंक का दृष्टिकोण सेवा द्वारा लाभ कमाना होता है। नंबर 10 नवप्रवर्तन कार्य। विकास बैंक नवप्रवर्तक भी होते हैं। ये आर्थिक विकास की नवीन संस्थाओं के सृजन एवं विनियोग योजनाओं के नए नए क्षेत्रों को खोजने का कार्य करते हैं, जबकि वाणिज्य बैंकों में नवप्रवर्तन कार्यों का अभाव पाया जाता है। नंबर 11 समन्वय का कार्य। विकास बैंक औद्योगिक वित्त से संबंधित विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, ताकि सभी संस्थाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य कर सके, जबकि वाणिज्य बैंकों के द्वारा इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जाता। नंबर 12 विदेशी मुद्रा का अर्जन। विकास बैंक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं तथा औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशी कंपनियों से प्राप्त किए जाने वाले ऋणों की गारंटी देते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी मुद्रा के अर्जन और विदेशी ऋणों की गारंटी में नगण्य भूमिका है। नंबर 13 पूंजी बाजार का विकास। विकास बैंक पूंजी बाजार के विकास एवं उसकी स्वस्थ परंपराओं के निर्माण में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक इस तरह का कार्य नहीं करते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।